चलिए आ जाइए। देखिए आपको जो है कमेंट हटा दो यहां से। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से हम आपको अवगत करवा दिए थे। कांग्रेस का 1885 में स्थापना हुआ, वहां से लेकर आजादी तक अर्थात 1947 ईस्वी तक कांग्रेस के जितने भी वार्षिक अधिवेशन हुए हैं उससे हम आपको अवगत करवा चुके हैं। अब यहां पर कांग्रेस को लेकर के तमाम प्रकार की बातें कही गई है। कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस का कटाक्ष किया गया है, मतलब कांग्रेस की आलोचना की गई है। अलग अलग प्रकार की बातें कहकर कांग्रेस की आलोचना की गई है और यहां से हमेशा से प्रश्न आते रहा है। तो कांग्रेस को लेकर के प्रमुख विद्वानों का क्या क्या मत है उसको यहां पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कांग्रेस में कई विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस में एक उदारवादी थे, उग्रवादी थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे। कांग्रेस में लगभग सभी विचारधारा के लोग रहा करते थे। उसमें कांग्रेस के भीतर जो उग्रवादी विचारधारा के थे, कांग्रेस के भीतर जो उग्रवादी विचारधारा के थे, उग्रवादी विचारधारा के थे, उग्रवादी विचारधारा के लाल, बाल, पाल, घोष, ये सभी उग्रवादी विचारधारा के थे। कांग्रेस के भीतर जो ये लाल, बाल, पाल, घोष उग्रवादी विचारधारा के थे, इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन बाद में जाकर के ये लोग भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस को लेकर इन लोगों का क्या विचार था, लाल, बाल, पाल, घोष का क्या विचार था, इन लोगों के विचार के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के सदस्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोग ही बन सकते थे। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के सदस्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोग ही बन सकते थे और सिर्फ शिक्षित लोग ही कांग्रेस के सदस्य बनते थे। और उन शिक्षित लोगों का एक वर्ष में एक बार वार्षिक सम्मेलन बुलाया जाता था। कांग्रेस के सदस्य शिक्षित लोग बनते थे, उन शिक्षित लोगों का एक वर्ष में एक बार सम्मेलन बुलाया जाता था। इसी की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने यह कहा कि कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन है यह शिक्षित भारतीयों के मेला के जैसा है, शिक्षित भारतीयों के मेला के जैसा है, शिक्षित भारतीयों के मेला के जैसा है। जैसे कोई भी मेला, सरस्वती पूजा का मेला एक वर्ष में एक बार लगता है, दुर्गा पूजा का मेला एक वर्ष में एक बार लगता है, उसी प्रकार से कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की तुलना शिक्षित भारतीयों के मेला से किया। इसके बाद मेढक, मेढक एक छोटा सा जानवर है आप कह सकते हैं, और मेढक की टरटराहट वर्ष में सिर्फ एक बार आपको सुनाई देगा, वह भी वर्षा ऋतु में, वह भी आपको वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु के अलावे न ग्रीष्म ऋतु में, न शीत ऋतु में, अन्य किसी भी ऋतु में मेढक की टरटराहट आपको सुनाई नहीं देता है। तो कांग्रेस का भी एक वर्ष में सिर्फ एक बार वार्षिक सम्मेलन होता था। कांग्रेस का भी एक वर्ष में सिर्फ एक बार वार्षिक सम्मेलन होता था। उसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि यदि हम मेढक की तरह एक वर्ष में एक बार टरटराए
तो उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यानी कांग्रेस का सम्मेलन जो एक वर्ष में सिर्फ एक बार होता था, उसी का कटाक्ष करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में मेढक की तरह एक बार टरटराए तो उससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल की हम बात करें तो उन्होंने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी है। याचना संस्था, उन्होंने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी है और उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस जो है अनुनय विनय के माध्यम से अपनी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखता है और उसे मनवाने का काम करता है। फिर इसके बाद अरविंद घोष है। अरविंद घोष ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा और अरविंद घोष ने इतना ही नहीं बल्कि अरविंद घोष ने यह भी कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। यह सब आपको अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे उन लोगों ने कांग्रेस की आलोचना की। इसके बाद एक बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ करते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को लेकर के यह कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। इसके बाद एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था अश्विनी कुमार दत्त। एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। देखिए, कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था एक वर्ष में एक बार, वह सामान्य तौर पर 3 दिनों तक चलता था। अगर 28 को शुरू हुआ तो 28 को होगा, 29 को होगा, 30 को होगा। आज भी कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जब होता है तो आप गौर करेंगे 3 दिन तक होता है। आज भी कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सामान्य तौर पर 3 दिन तक ही होता है। और शुरू से, स्टार्टिंग से 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से हमेशा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए एक वर्ष में आयोजित किया जाता था। तो कांग्रेस का एक वर्ष में वार्षिक सम्मेलन सिर्फ 3 दिन के लिए जो आयोजित किया जाता था, उसकी आलोचना करते हुए अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा है। कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को जो है 3 दिन का तमाशा कहा है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं सभी लोगों ने कांग्रेस की आलोचना करने का काम किया। सभी लोगों ने कांग्रेस का आलोचना करने का काम किया। भारतीयों ने तो कांग्रेस का आलोचना किया ही, भारतीयों के साथ साथ जो है ब्रिटिशों ने भी कांग्रेस की आलोचना किया। जैसे कि ब्रिटिशों की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड डफरिन हो गए। लॉर्ड डफरिन के स्टेटमेंट से हम आपको अवगत करवा चुके हैं। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए यह कहा कि जो कांग्रेस है यह सूक्ष्मदर्शी या कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। इसके बाद एक लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन का यह विचार था, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था जो कांग्रेस रूपी महल है वह महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। तो ये सब कांग्रेस को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट है जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया है। और इन सभी स्टेटमेंटों में हम आपको बताते चले, यहां पर आज तक के कंपटीशन के इतिहास में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला जो स्टेटमेंट है वह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। लॉर्ड कर्जन ने जो यह कहा है कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम उसके मृत्यु में साथ दे सके। इस स्टेटमेंट को अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप में लगभग हर परीक्षा पूछ दिया है। आप ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक का क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लीजिए, हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ आपको मिलेगा कि किसने यह कहा है कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम उसकी मृत्यु में साथ दे सके। तो यह स्टेटमेंट आपको यह स्टेटमेंट आपको लॉर्ड कर्जन का है। यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन का है। यह स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर इस स्टेटमेंट को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ऐसे हम तो यह चाहेंगे कि आप कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंटों को जो है आप याद रखिए, नीचे से लिखिएगा।
लिखिएगा। हेडिंग मारिएगा, कांग्रेस को लेकर महत्वपूर्ण विचार। 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 एक नंबर में, एक नंबर में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के स्थापना को लेकर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेला के समान है। 2 नंबर में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए कहा कि यदि मेढक की तरह एक वर्ष में एक बार टरटराए तो उससे
कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। फुल स्टॉप। 3 नंबर में बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस 6 रोग से मरने ही वाली है। नेक्स्ट, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। नेक्स्ट पॉइंट, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। नेक्स्ट पॉइंट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस की महल भरभराकर गिरने वाली है। कांग्रेस की महल भरभराकर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि मैं कांग्रेस के शांति प्रिय मृत्यु में
मैं कांग्रेस के शांति प्रिय मृत्यु में उसका साथ दे सकूं। और जो है डफरीन वाला स्टेटमेंट लिखा ना दिए हैं, नहीं लिखा है, लिखा दिए हैं ना, लिखा दिए हैं। डफरीन वाला नहीं लिखा है, लिखाए हैं तब पर भी, नहीं लिखाए तब पर भी लिखिए, ठीक है, लिखिए, यहां पर भी लिखिए आप। लॉर्ड डफरीन ने, ठीक है लिखा है, हमको याद है, ठीक है, आप लोग याद नहीं रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। लॉर्ड डफरीन ने कहा है कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या अर्थात कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। चलिए अब समझिए आगे। देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई वर्ष 1885 में और देश को आजादी मिली वर्ष 1947 में। देश को आजादी मिली वर्ष 1947 में। तो कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में है। हीरो का माथा चक्कर आने लगा है। लड़कों को माथा चक्कर आता है ना। देखिए सिर्फ शर्ट पहन के आया है। तो चल जाएगा सब हीरोपनी। देखिए वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और देश को आजादी मिली वर्ष 1947 में। यह जो कालखंड है, इस कालखंड को मूल तौर पर हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। कांग्रेस के इतिहास में इस कालखंड को, विशेष तौर पर कांग्रेस के इतिहास में इस कालखंड को मूल तौर पर हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। और 3 भाग में जो बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, पहला होता है उदारवादी युग, दूसरा होता है उग्रवादी युग, और तीसरा होता है गांधीवादी युग। देखिए उदारवादी युग 1885 से 1905, उग्रवादी युग 1905 से 1919 और गांधीवादी युग 1919 से 1947। परीक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे, उदारवादी युग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उग्रवादी युग भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको गांधी युग, क्योंकि गांधी युग के समय ही 1919 से 1947 के बीच में भारत में
महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का होना, असहयोग आंदोलन का होना, काकोरी कांड का होना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का होना, भारत छोड़ो आंदोलन का होना, क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन आना, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन होना, माउंटबेटन योजना का होना, देश को आजादी का मिलना, ये सभी प्रकार की घटनाएं गांधीवादी युग में ही घटित हुई है। इसी वजह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको गांधीवादी युग है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गांधीवादी युग है। ठीक है, गांधीवादी युग को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो उदारवादी युग है, उग्रवादी युग है, उदारवादी और उग्रवादी युग को भी जो है थोड़ा बहुत हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और इन दोनों कालखंडों में बहुत ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि कोई हम वृक्ष लगाते हैं तो शुरुआती वर्षों में तो वो फल नहीं ही देता है, उसको हम लोग सींचने का काम करते हैं, उसमें समय समय पर पानी देते हैं, उसके बाद जो है खाद देते हैं, उसके बाद जो है उसको उचित सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, जानवर से बचाना है, सब उपाय जो है हम लोग करते हैं, टोटल उपाय हम लोग करते हैं। तो कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो यह जो उदारवादी युग है, इस समय कांग्रेस को सींचने का काम किया जा रहा था, कांग्रेस को सींचने का काम किया जा रहा था। तो उदारवादी युग 1885 से 1905, यह जो उदारवादी युग है, उदारवादी युग को हम लोग आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहते हैं। उदारवादी युग जो कि कालखंड है 1885 से 1905, इसे हम लोग आर्थिक राष्ट्रवादी युग, आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहते हैं। अब उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्यों कहते हैं? उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उदारवादी युग के जितने भी कांग्रेसी नेता हुए, उन्होंने इस बात की ओर भारत के लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाया कि किस प्रकार अंग्रेज भारत का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, किस प्रकार अंग्रेज भारत का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है। यही वजह है कि ये जो कालखंड है, इस कालखंड को हम लोग आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहते हैं। इस कालखंड के प्रमुख नेताओं के रूप में दादा भाई नेरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तमाम नेताओं का विवरण देखने को मिलता है। और जितने भी नेताओं का नाम हमने आपके साथ लिया है, ये सभी के सभी कांग्रेस के उदारवादी नेता हुआ करता था। दादा भाई नेरोजी हो गए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सभी के सभी कांग्रेस के उदारवादी नेता हुआ करते थे। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में जो दादा भाई नेरोजी हुए, दादा भाई नेरोजी 1886 में कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, उसकी उन्होंने अध्यक्षता किया। और उसकी अध्यक्षता करने के बाद दादा भाई नेरोजी 1887 ईस्वी में चले गए लंदन। और दादा भाई नेरोजी अपने जीवन का बहुत अधिक समय लंदन में गुजारने का काम किया। दादा भाई नेरोजी अपने जीवन का काफी समय लंदन में गुजारने का काम किया। दादा भाई नेरोजी लंदन गए। दादा भाई नेरोजी 1887 में लंदन गए। उनके पीछे पीछे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी 1888 में लंदन गए। 1888 में एसएन बनर्जी लंदन गए। दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात होने के बाद दोनों ने यह सोचा कि क्यों ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक समिति का गठन ब्रिटेन में कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक समिति का गठन ब्रिटेन में कर दिया जाए। और दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर वर्ष 1889 ईस्वी में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को लोकप्रिय बनाने को लेकर दोनों ने मिलकर एक पत्रिका भी निकाला था। उस पत्रिका का नाम था इंडिया।
उस पत्रिका का नाम था इंडिया। देखिए, दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को लोकप्रिय बनाने को लेकर दोनों ने मिलकर इंडिया नामक पत्रिका निकाला। आखिरकार यह सब क्यों किया जा रहा था? यह सब करने के पीछे कारण क्या थे? देखिए, यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की समस्याओं से अवगत करवाई जा सके। ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की समस्याओं से अवगत करवाई जा सके कि भारतीय जनता के साथ क्या समस्या हो रही है भारत में, क्योंकि उस समय भारत में शासन ब्रिटिशों का था। अब समस्या ब्रिटिशों को सुनाइएगा तभी ना समाधान होगा, दूसरे किसी को सुनाइएगा तो समस्या का समाधान हो नहीं सकता है। जैसे हिट एंड रन कानून आया है, उसको लेकर के ट्रक ड्राइवरों को लगा कि नहीं, ये हम लोगों के लिए सही नहीं है, तो वो लोग जो है रोड पे उतर गए। फिर सरकार को जो है वापस लेना पड़ा चीजों को। वापस तो नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा गया है कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा, यह बात जो है आपको कहा गया है। अब उसमें संशोधन तो निश्चित तौर पर होना ही होना है। तो इसके बाद दादा भाई नेरोजी लगातार एसएन बनर्जी के साथ मिलकर भारत के लोगों के आवाज को उठाने का काम कर रहे थे, लेकिन दादा भाई नेरोजी और एसएन बनर्जी की बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तत्पश्चात दोनों ने यह सोचा कि क्यों ना ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा जाए, और चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनकर सदन के भीतर भारतीयों के आवाज को बुलंद करेंगे। तत्पश्चात दादा भाई नेरोजी 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव उदारवादी दल के तरफ से, हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव उदारवादी दल के तरफ से 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से लड़े, और चुनाव लड़े ही नहीं बल्कि दादा भाई नेरोजी चुनाव जीते भी, और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी हुए। यह प्रश्न भी हमको लगता है बीपीएससी जैसे परीक्षा, बिहार एसएससी जैसे परीक्षा, लगभग हर परीक्षा इस प्रश्न को पूछ चुका है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन हुआ? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय हुआ दादा भाई नेरोजी। उन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी यानी लिबरल पार्टी के तरफ से फिन्सबरी क्षेत्र से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ करके वे जीते भी, और वे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने। और दादा भाई नेरोजी 1892 से 1895 ईस्वी तक, दादा भाई नेरोजी 1892 से 1895 ईस्वी तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। दादा भाई नेरोजी 1892 से 1895 ईस्वी तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे, और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के तौर पर दादा भाई नेरोजी ने लगातार भारतीयों के समर्थन में हाउस ऑफ कॉमन में आवाज बुलंद करने का काम किया, और उससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, परंतु थोड़ा बहुत हासिल जरूर हुआ। दादा भाई नेरोजी के लगातार और बार बार आवाज उठाने के कारण ही भारतीय व्यय यानी भारत पर होने वाले खर्च की जांच को लेकर अंग्रेजी सरकार ने एक आयोग गठित किया, जिस आयोग को कहा जाता है वेल्वी आयोग। और वेल्वी आयोग का गठन वर्ष 1895 में हुआ है। वेल्वी आयोग का गठन वर्ष 1895 में हुआ है। और जो दादा भाई नेरोजी है, इन्होंने ही पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की है, और दादा भाई नेरोजी ने ही
ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया है, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देते हुए दादा भाई नेरोजी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा, कोई लाभ, कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और उदारवादियों की सबसे बड़ी देन यही मानी जाती है कि उदारवादी नेताओं ने भारत की जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, भारत की जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। और उदारवादियों की अगली देन यह मानी जाती है, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो है आपको पारित किया था, और इस अधिनियम के तहत जो है कई सारे अधिकार भारतीयों को प्राप्त भी हुए थे। अब नीचे से आप लिखिएगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको लिखना है, जैसे बोलेंगे वैसे लिखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हेडिंग मारिएगा सबसे ऊपर में, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कॉस्ट में, राष्ट्रीय आंदोलन और कॉस्ट में लिखिएगा 1885 से 1947। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड को, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड को तीन भागों में, तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक नंबर में उदारवादी युग, एक नंबर में उदारवादी युग डैश देकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 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 1885 से 1905, 1885 से 1905 के कालखंड को उदारवादी युग कहा जाता है। दो नंबर में उग्रवादी युग, दो नंबर में उग्रवादी युग, डैश देकर 1905 से 1919 के कालखंड को से 1919 के कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है।
1905 से 1919 के कालखंड को उग्रवादी युग कहा जाता है। 3 नंबर में गांधीवादी युग। 1919 से 1947 के कालखंड को गांधीवादी युग कहा जाता है। गांधीवादी युग कहा जाता है। 1919 से 1947 के कालखंड को गांधीवादी युग कहा जाता है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए उदारवादी युग। आगे दोबारा हेडिंग मारिए उदारवादी युग। डैश देकर उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय उदारवादी नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है। अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है। अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसी में आगे कंटिन्यू लिखिएगा, कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता के रूप में दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता,
कोमा बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इत्यादि का विवरण मिलता है। इत्यादि का विवरण मिलता है, फुल स्टॉप। उसी में आगे कंटिन्यू लिखिएगा। दादा भाई नौरोजी, उसी में आगे कंटिन्यू लिखिएगा। दादा भाई नौरोजी 1887 ईस्वी में और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में लंदन गए। फुल स्टॉप। दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन वर्ष 1889 ईस्वी में किया। वर्ष 1889 ईस्वी में किया। इस समिति को लोकप्रिय बनाने को लेकर इस समिति को लोकप्रिय बनाने को लेकर इस समिति को लोकप्रिय बनाने को लेकर दोनों ने मिलकर इंडिया नामक पत्रिका निकाला। इंडिया को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर लीजिएगा। दोनों ने मिलकर इंडिया नामक पत्रिका निकाला। दोनों ने मिलकर इंडिया नामक पत्रिका निकाला। दोनों ने मिलकर इंडिया नामक पत्रिका निकाला। फुल स्टॉप। चलिए अब जो है चीजों को पॉइंट वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। ये पैराग्राफ में लिखाए हैं, देखिए जहां पर पैराग्राफ जरूरी है वहां पर पैराग्राफ लिखा दे रहे हैं, जहां पर पॉइंट जरूरी है पॉइंट में लिखा रहे हैं। तो नीचे से लिखिएगा। दादा भाई नौरोजी, पॉइंट वाइज लिखिएगा स्टार मार मार के। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले
हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय हुए। प्रथम भारतीय हुए। वे 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वे 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से, वे 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से उदारवादी दल, उदारवादी दल उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बन पाए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बन पाए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बन पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही उदारवादियों के प्रभाव में आकर ही ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट, उदारवादियों के कारण ही, नेक्स्ट पॉइंट, उदारवादियों के कारण ही उदारवादियों के कारण ही भारतीय व्यय की जांच हेतु, उदारवादियों के कारण ही भारतीय व्यय की जांच हेतु, भारतीय व्यय की जांच हेतु 1895 ईस्वी में उदारवादियों के कारण ही भारतीय व्यय की जांच हेतु 1895 ईस्वी में वेल्वी आयोग का गठन किया गया। वेल्वी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने पहली बार
1866-67 में दादा भाई नेरोजी ने पहली बार 1866-67 में भारतीयों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए यह बतलाए कि इस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक है। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट, दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत देते हुए यह बतलाया कि किस प्रकार भारत का धन बाहर जा रहा है, किस प्रकार भारत का धन बाहर जा रहा है, लेकिन उससे भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
चलिए, जितना समझाए हैं लिखा है उसको पढ़िए तो। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, इधर उधर मत कीजिए, पढ़ने बोले हैं।
पढ़ लिए। चलिए आइएगा, बताइएगा कांग्रेस के स्थापना को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। किसने दिया था? लाला लाजपत राय। कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत किसने दिया था? कांग्रेस के सम्मेलन को किसने शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा? लाला लाजपत राय। कांग्रेस के सम्मेलन को किसने शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा? लाला लाजपत राय। इसके बाद किसने यह कहा है कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टड़टड़ाए तो इससे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है? किसने कहा है? कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? याचना संस्था किसने कहा? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसने? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने? कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। इसके बाद आगे बताइएगा कांग्रेस को लेकर किसने यह कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस को लेकर किसने यह कहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि मैं उसकी मृत्यु में साथ दे सकूं। किसने कहा है? किसने कहा है? कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन। किसने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने। इसके बाद आगे बताइएगा राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उदारवादी युग कब से कब के कालखंड? उग्रवादी युग, गांधीवादी युग। चलिए इसके बाद उदारवादी युग को और किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? आर्थिक राष्ट्रवादी युग। दादा भाई नेरोजी लंदन कब गए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब गए? दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब किया? दादा भाई नेरोजी और एस.एन. बनर्जी ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब किया? 1800। और दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को लोकप्रिय बनाने को लेकर कौन सा पत्रिका निकाला? कौन सा पत्रिका? कौन सा पत्रिका? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी। कब बने हैं? कब बने हैं? कौन पार्टी के टिकट पर? कौन पार्टी? कौन क्षेत्र से? कौन क्षेत्र से? भारतीय व्यय की जांच हेतु कौन आयोग का गठन किया? भारतीय व्यय की जांच हेतु कौन आयोग का गठन? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना? किसकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। इसके बाद आगे बताइएगा भारत के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? किसने किया है? दादा भाई। इतना बात याद हुआ? चलिए आगे हेडिंग मारिए उग्रवादी युग। चलिए एगो प्रैक्टिस सेट निकाले हैं बिहार एसएससी का, आप लोग को मालूम है? हैं? नहीं मालूम है? कोई लिए हैं? कहाँ है बुक? दीजिए तो। यहाँ है? यहाँ है, दीजिए तो। ना है? किसी के पास नहीं है?
भेजिए तो। डुप्लीकेट लग रहा है जी ना, ठीक है। अरे चोरी हो जाता है तुरंत ना, वो हम लिखते हैं, हमको पता नहीं रहता है। हम सब चीज देते हैं, कॉपी किताब आप लोग को। चलेगा चलेगा, सबको चलेगा पता। बुक खरीदे आप लोग? नहीं खरीदे हैं? काहे न खरीदे हैं? गलत बात है। टोटल 15 सेट है। कितना सेट है? और हर सेट के पीछे उसका डिस्कशन है, समझ गए? इसका फर्स्ट वॉल्यूम तो आ गया है। अच्छा, सब चीज बंटवाइए दे। यानी 2100 रुपया ने दिया होगा कोई। एडमिशन कितना का हो गया है जी? सबका हो गया है? एडमिशन हो गया है? कार्ड चेक होता है? ऑनलाइन लिए हैं ऑफलाइन? ऑफलाइन लिए। रसीद है ना सबके पास? पैसा नहीं आया है जी हमको। एडमिशन आप लोग ले लिए हैं, पैसा कहाँ आया है हमको? चलिए, हैं? अरे स्टाफ सब ठीक ना है जी। चलिए सुनिए, इस बुक को मार्केट से सबको परचेज कर लेना है, ठीक है? इस बुक को, आज कौन दिन है? शनिवार है? रविवार है? कौन दिन है? शुक्रवार है। हाँ शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है। इस बुक को सबको परचेज कर लेना है, समझ गए? और अब तो एडमिशन हो ही गया, अब तो आप नहीं है भागिएगा, समझे? तो एडमिशन ले लिए, भले मेरे पास पैसा आया हो या ना आया हो, भागिएगा तो अब ना, ठीक है? तो 15 गो जो है ना, हम आपको 15 गो सेट है, इसमें 15 गो OMR का बंडल देंगे, 15 गो, ठीक है, 150 वाला। और 2 दिन पे 1 दिन मेरा क्लास होता है, सोमवार को होता है, बुधवार को होता है, शुक्रवार को होता है, ठीक है? पर डे यानी 2 दिन में 1 सेट कंप्लीट कर लेना है विथ डिस्कशन। और आप रसीद तो दिखा करके अपना क्लास अबे करते हैं। एगो OMR भी जो है, यानी ये जो आप बनाएंगे, आपसे जितना प्रश्न बनता है, इससे मतलब ना है कि आपसे 5 ही बना, 15 बना, 20 बना। मैथ रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर हो गया है, समझ गए? मैथ रीजनिंग बहुत सारा चीज हो गया है। जीएस पीछे चल रहा है, मैथ रीजनिंग आगे चल रहा है, हमको पता है, समझ गए? तो जितना भी आपसे बनता है, 150 में मान लिया जाए कि कम से कम 2 दिन में आप 150 प्रश्न तो देखें। ये कोई छोटी बात थोड़े है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 150 प्रश्न देखना, फिर उसके डिस्कशन को करना, इसके डिस्कशन को भी करना है आपको। आपसे जितना बनता है ईमानदारी से OMR में बना करके आप लेते आएंगे और OMR जमा करेंगे, क्लासरूम में एंट्री मिलेगा, समझ गए? OMR जमा करेंगे, क्लासरूम में एंट्री मिलेगा। अपना कार्ड और OMR दोनों पास में रखेंगे। तो हम आपको कल ही जो है OMR दिलवा देते हैं, कल ही OMR दिलवा देते हैं। कल क्लास के बाद जो है, जब आप जाने लगिएगा, तो 15 बंडल का जो है 15 OMR मिलेगा। इसमें 15 सेट है। और सोमवार को जब आप आएंगे तो पहला सेट आप कंप्लीट करके आएंगे, समझ गए? तो इसके जरिए जो है होगा क्या, ये आपका हो जाएगा। अभी जो है बिहार SSC सेकेंड वॉल्यूम में हम काम कर रहे हैं। और जैसे हर बार प्रैक्टिस सेट का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जो भी हम देखिए गिना चुना हुआ पुस्तक लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं, उतना समय नहीं है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा पुस्तक लिख सके, लेकिन धीरे धीरे जो है उसमें इजाफा कर रहे हैं। जैसे बिहार SI में, बिहार पुलिस में हर परीक्षा में संस्थान का प्रैक्टिस सेट काफी कारगर और लाभदायक साबित होता है, उसी प्रकार से जो है आपको आपके बिहार SSC परीक्षा में जो है ये बुक काफी लाभदायक और कारगर साबित होगा, समझ? काफी लाभदायक और कारगर साबित होगा।
तो सब लोग मार्केट में होगा, ये बुक मेरे ख्याल से है, कुछ दिन पहले ही तो दिए हैं मार्केट में, ये बुक है, सब लोग ले लीजिए। देखिए आप कहीं ना कहीं एक बात बताइए, प्रैक्टिस सेट मारने के लिए आप कहीं ना कहीं इधर उधर मुंह मारते ही होंगे, समझ गए, इधर उधर काम करते ही होंगे, इधर उधर जाते ही होंगे। मुंह मारने का मतलब इधर उधर जाते ही होंगे, कहने का मतलब ये है, समझ गए। तो उससे बेहतर है कि इसका कलेक्शन जो है काफी शानदार है और इसके सेकेंड वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं। और सेकेंड वॉल्यूम के विषय में हम आपको बता दें, पहला वॉल्यूम तो अभी हम आपको करवाए ही नहीं है, सेकेंड वॉल्यूम के विषय में हम आपको बतला दें। प्रभु सर से मैथ और रीजनिंग पर हम ऐसे काम करवा रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम में, सेकेंड वॉल्यूम में हम आपको ये बात बोल रहे हैं। देखिए जीएस का कोई अंदाजा नहीं लग पाता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का अंदाजा लग जाता है। हम आपको बता रहे, प्रभु सर ही आपको परीक्षा के बाद डिस्कशन करवाएंगे। प्रभु सर से बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट के सेकेंड वॉल्यूम पर हम इस तर्ज पे काम करवा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का 75 क्वेश्चन पूछेगा ना, 60 से 65 क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम होगा, 65 से 70 हो सकता है, 65 से 60 नहीं होगा। 60 से 65 क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है सेकेंड वॉल्यूम वाले प्रैक्टिस सेट में एज इट इज रहेगा, उसमें सिर्फ डिफरेंस रहेगा, डाटा का डिफरेंस रहेगा। हम अगर 5 दिए हैं तो हो सकता है एग्जाम में 10 दे दे, डाटा का डिफरेंस रहेगा। मैथ और रीजनिंग में कंसेप्ट सेम रहेगा। और जीएस का जहां तक सवाल है, जीएस में 60-70% जो है प्रश्न आराम से दोनों वॉल्यूम मिला करके जो है हम आपको लड़ा देंगे। तो जो है अभी हम बोल देते हैं, सुना है क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? कान में ठेपी लगे ले है जी, है अब निकाल लिया है, कुछ नहीं सुनाई। इसी को सबसे बड़का ठंडा लगता है। चलिए ये कुछ सुन में नहीं, तू लोग सुना जी? अरे उसको बोल रहे हैं, आप लोग को थोड़े बोल रहे मारा। सुना है क्या बोले हैं? 15 को ओएमआर देना है, 150 वाला, 100 वाला नहीं दे देना है। इसमें 150 क्वेश्चन रहता है बिहार एसएससी में। कब देना है? कल। कल 12 बजे क्लास समाप्त होगा। एक ही गेट पे जिधर से निकलेगा बच्चा वहां पर दे देना है, ठीक है। एक बच्चा को एक ही सेट मिलना चाहिए, इन्हें 4 को मिलना चाहिए। तो सोमवार से जो है आप लोग, और हाँ कार्ड चेक में तुम्हें रहता है, हाँ तो कार्ड चेक में कार्ड के साथ साथ जो है, समझ गए, इसका प्रैक्टिस सेट का जो है वो होना चाहिए, ओएमआर होना चाहिए। इसको एकदम अपने डेली लाइफ में शामिल कीजिए आप, इसको फायदेमंद रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम आपको बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं हम आपको वो काम आप कीजिए, समझ गए, जो हम बोल रहे हैं वो काम आप कीजिए, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसको आप अपने डेली लाइफ में शामिल कीजिए। मुश्किल से 1 महीना में खत्म हो जाएगा, ये फरवरी आते आते खत्म हो जाएगा, और फरवरी आते आते सेकेंड वॉल्यूम भी आ जाएगा, समझ गए। तो इसको खत्म करना है। ऐसे मार्केट में लिख करके दे दिए हैं, आप लोग ने पढ़िएगा, किसके लिए लिखे हैं? आप ही लोग के लिए लिखे हैं महाराज, ठीक है। तो जो है ले लीजिएगा अपना, और जो है पर डे 1 सेट, 2 दिन में 1 सेट कंप्लीट कर लेना है। देखिए एक दिन जो है सेट मार लेना है, दूसरे दिन इसका पूरा डिस्कशन कर लेना है। मान लिया जाए 100 क्वेश्चन हम किए, हमको 50 गो याद रहा, 50 गो तो याद रहा ना जी, कम बड़ी बात थोड़े है 50 गो याद रहना, समझ गए। तो इसको करना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, रिक्वेस्ट है एकदम हाथ जोड़ करके तो कीजिए। और क्लास में एंट्री सिर्फ आई कार्ड पे नहीं मिलेगा, इसको बना करके लाना है, ओएमआर जमा करना है, उस आधार पे क्लास में एंट्री मिलेगा, समझ गए। लीजिए किसका है ये? ऑफिस में नहीं मिलेगा। ऑफिस में अब सब चीज ऑफिस में खोजिएगा तो कहां से मिलेगा? ऑफिस में आप लोग घाटान लगा देते हैं। पैसा उसा भी कमाना है महाराज, पैसा नहीं आ रहा है हमको, समझे। तो हिस्ट्री उदारवादी युग से मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, समझे। लिखिए ना, क्या दिक्कत है लिखने में, क्या दिक्कत है, समझे। तो पढ़िए ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत थोड़े है।
चलिए, और सब बढ़िया है ना? चलिए आगे आपके मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। धन्यवाद। एग्जाम देखिए बोल रहा है मार्च में, लेकिन हमको नहीं लगता है होगा। हमको नहीं पता है एग्जाम कब होगा, पढ़ते रहिए, एग्जाम होवे करेगा। ये सब बात हमसे मत पूछिए। देखिए हम फालतू चीज में नहीं रहते हैं, हमको उतना देश दुनिया से मतलब ना है, सिलेबस खत्म करने से मतलब है। फालतू चीज में पढ़ने से कुछ मिलता उलता है नहीं, समझे? सीधा सा मेरा अपना मानना है, कीचड़ में पत्थर फेंकिएगा तो उड़ करके पड़ेगा, उससे बेहतर है एकदम शांति से रहिए, अपना काम करते रहिए, मजे में रहिए, बस। आगे मैथ रीजनिंग का क्लास होगा। धन्यवाद। ऑनलाइन वाले लोग ऐसा ना है कि सिर्फ ऑफलाइन वाला को बोले हैं वो बुक लेकर के बनाना है, आपको भी बनाना है। वो लोग अपना ईमानदारी से बना करके अपना चेक कर लेगा, ठीक है।